अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के एमसीक्यूज में कुछ और एमसीक्यूज पे बहस करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। आज हमारे पास इसके मजीद एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में ये है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन इज। अब जो नॉर्मल प्लेन होती है वो हमें पता है कि वो हमारे पास टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो ये अगर दो वेक्टर्स के बीच में परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट हो, यानी अगर दो वेक्टर्स लेट्स सपोज r माइनस आर, ये हमारे पास एक वेक्टर है और t कैप भी एक वेक्टर्स है, और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल हो तो हम कहते हैं कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। और इसी तरह प्लेन्स की बात होती है कि r माइनस, ये नॉर्मल प्लेन जो है वो टेंजेंट के जो ऊपर है वो परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो हमारे पास r माइनस आर डॉट टी होगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ रेक्टिफाइंग प्लेन। अब रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होती है कि ये रेक्टिफाइंग प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होती है वो नॉर्मल प्लेन होती है, यानी नॉर्मल प्लेन पे परपेंडिकुलर टेंजेंट है और रेक्टिफाइंग प्लेन पे परपेंडिकुलर नॉर्मल है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन सही हो गया। फिर हमारे पास अगला एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 3, द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब ऑस्कुलेटिंग प्लेन ऐसी प्लेन है कि उसके ऊपर जो हमारे पास बाइनॉर्मल प्लेन है वो परपेंडिकुलर होती है। तो बाइनॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये बाइनॉर्मल ये पड़ी हुई कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। एमसीक्यूज नंबर 4, the equation of the osculating plane at any point P with position vector R where S is arc length। तो हमारे पास इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? ऑस्कुलेटिंग प्लेन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी? तो वो हमारे पास ऑप्शन ए है कि R माइनस आर, आर डेरिवेटिव, आर डबल डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये 0 के इक्वल आना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन ऑस्कुलेटिंग प्लेन की है। अब हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 5, इफ u इज द पैरामीटर ऑफ द कर्व। पहले हम पैरामीटर लेते रहे हैं s, अब पैरामीटर हमारा चेंज हो गया, अब हम पैरामीटर लेना शुरू हो गए u। अब हमारे जो सारे एमसीक्यूज पहले s के लिए थे अब उनकी नेचर बदल गई है। अब हमारे सारे ये पैरामीटर u के लिए आ रहे हैं, यानी ये एक ऐसा पैरामीटर है अदर देन s। तो लेट u इज द पैरामीटर ऑफ द कर्व, देन द इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट एनी पॉइंट p विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर r। अब r पहले r पोजीशन वो s के रिस्पेक्ट से होता था, अब u के रिस्पेक्ट से, तो उसकी इक्वेशन हमारे हिसाब से क्या होगी? देखिए जब s के रिस्पेक्ट से था, अगर आप उसको दोबारा से देख सके एमसीक्यूज को, जब वो s के रिस्पेक्ट से था तो हमारे पास उसकी इक्वेशंस के जो डेरिवेटिव थे वो डैश डैश में थे, लेकिन जैसे ही ये आया विद रिस्पेक्ट टू u, अब वो डॉट डॉट में चले गए। वही एमसीक्यूज यानी पैरामीटर चेंज कर दिया, u कर दिया। अब वही जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास ये बन गया r माइनस आर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r डॉट और r डबल डॉट। तो ये हमारे पास उसका एमसीक्यूज बन गया, आंसर आ गया। अब उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 पे है द ट्रिपलेट टी कैप एन कैप बी कैप। ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर्स हैं विद यूजुअल नोटेशन इज कॉल्ड, इनको हम कहते हैं मूविंग ट्राईहेड्रल। मूविंग ट्राईहेड्रल इन्हें कहते हैं। फिर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7 है, कर्वेचर इज ऑलवेज। कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन साइंड कर्वेचर जो है, ये तो कर्वेचर, लेकिन साइंड कर्वेचर जो है वो मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स रोटेशन। इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन साइंड कर्वेचर इज पॉजिटिव, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन साइंड कर्वेचर इज नेगेटिव। एमसीक्यूज नंबर 9, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब
ऑस्कुलेटिंग प्लेन का रोटेट होना, उसकी रोटेट होने की जो शरह है उसको हम टॉर्शन बोलते हैं। ये टॉर्शन की डेफिनेशन है। रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज कॉल्ड टॉर्शन। फिर हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है कि टॉर्शन क्वांटिटी इज, क्या वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव या नॉन। तो ये मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव में है। टॉर्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जिस तरह साइंड कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज, तो रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेसिप्रोकल ले लें तो आप उसको कहते हैं कि वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब 12 एमसीक्यूज पे चले। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन ए कर्व इज गिवन बाय, हमारे पास कोई एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर हमने दे दिया आर ऑफ टी ए कॉस टी आई ए साइन टी और प्लस बी टी के। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास पॉइंट के और टी की वेरिएशन क्या है, एक रियल नंबर्स है अफिनिटी से माइनस अफिनिटी तक, और ए बी जो है वो 0 नहीं है। देन दैट कर्व इज कॉल्ड, फिर इस कर्व को हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक सर्कुलर हीलिक्स है। फिर से याद रख लें, सर्कुलर हीलिक्स की डेफिनेशन क्या है, अगर पोजीशन वेक्टर आर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये हों, एक्स के ये, वाई के ये और जी के ये, और टी की वेरिएशन जो है वो आपके रियल नंबर में से हो और ए बी जो है वो आपके 0 ना हो, तो फिर ऐसी कर्व को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सर्कुलर हीलिक्स है। अब उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 13 है। द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का घूमना, घूमने की जो शरह एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड कर्वेचर। अब टेंजेंट की जो घूमने की शरह उसको हम कर्वेचर कहते हैं। फिर हमारे पास एमसीक्यूज 14 है कि अगर b इज पॉजिटिव, तो b से मुराद आपको पता है बाइनॉर्मल होता है और टा से मुराद हमारे पास टॉर्शन है। कहता है b अगर पॉजिटिव हो और टॉर्शन भी पॉजिटिव हो, फिर उस हीलेक्स को हम क्या कहते हैं, राइट हैंडेड हीलेक्स। फिर उस हीलेक्स का नाम पड़ जाता है राइट हैंडेड हीलेक्स। और 15 एमसीक्यूज हमारे पास ये है कि अगर b लेस देन 0 हो, यानी बाइनॉर्मल आपका नेगेटिव आ रहा हो और लेकिन आपका टॉर्शन जो है वो पॉजिटिव हो, फिर कर्व को हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड हीलेक्स। फिर हम उसे लेफ्ट हैंडेड हीलेक्स कहते हैं। उसके बाद 16 एमसीक्यूज में ये है कि अकॉर्डिंग टू सीरट-फ्रीनेट थ्योरम टी कैप डॉट, यानी टेंजेंट का अगर आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एस, जब भी डैश आएगा डिफरेंशियल ज्योमेट्री में फौरन समझ जाएं विद रिस्पेक्ट टू एस की बात हो रही है, और डॉट जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है ये एस के अलावा कोई और पैरामीटर है। तो टी कैप का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एस वो हमारे पास ये थ्योरम्स के मुताबिक के एन के इक्वल होता है। फिर हमारे पास 17 एमसीक्यूज ये अकॉर्डिंग टू सीरट-फ्रीनेट थ्योरम, तो बाइनॉर्मल का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास माइनस टा एन कैप के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास उसके फार्मूले हैं। इसी तरह तीसरा उसका फार्मूला हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 18 में ये है, अकॉर्डिंग टू सीरट-फ्रीनेट थ्योरम एन कैप डैश जो है वो किसके इक्वल होगा, वो टा बी माइनस के टी के इक्वल होता है। 19 में याद रखिएगा, कोई भी वेक्टर पड़ा हुआ है और साथ ही वेक्टर का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही 0 के इक्वल आता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि कोई भी वेक्टर पड़ा साथ में उसी का डेरिवेटिव पड़ा है तो उनका डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 आएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, मसलन ये बी कैप का जो है वो आंसर लगाएं माइनस टा एन, तो माइनस टा एन जब लगाएंगे तो एन डॉट बी जो है वो आंसर 0 आ जाएगा। तो आपके ये उसी तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये है कि कोफिशिएंट ऑफ टी कैप, एन कैप एंड बी कैप जो हमारे पास इनके आंसर आते हैं, तो ये हमारे पास किस तरह का मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हम उसको मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स बनता है टी कैप में, और एन कैप और बी कैप जो इस तरह का मैट्रिक्स बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास टी कैप है उसका आंसर होता है के एन, तो उसका कोफिशिएंट हमने के लगा दिया। और हमारे पास जब हम बी कैप डैश लगाते हैं तो वो लगाते हैं माइनस टा एन,
तो वो फिर 10, वो सारे कोफिशिएंट्स इस तरह से हमने वो सारे लगा के, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इस तरह की फॉर्म का बनता है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 21 है कि टी कैप और टी कैप का डेरिवेटिव और बी कैप का डेरिवेटिव, ये आंसर हमें क्या देंगे, तो ये आंसर हमें देंगे माइनस के टा। और आप इनकी वैल्यूज को जरा लगा लें, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यूज है टी कैप की तो n और इसकी है माइनस टा n। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो k और टा तो बाहर आ जाएंगे, यानी ये माइनस आ गया और ये k आ गया टा, और ये रह जाएगा n डॉट n। तो n डॉट n का आंसर 1 के इक्वल होता है, तो इसलिए हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस k टा के इक्वल आ जाएगा। If r is equal to function of s is the position vector of a point p with arc length has a parameter of a curve c, then torsion। फिर जो टॉर्शन का जो आंसर है ये आप लोग जुबानी याद रखिएगा, वैसे तो हम इसको बकायदा प्रूव करते होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एमसीक्यूज में आपको जुबानी याद रखना पड़ेगा। तो क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एस की बात हो रही है तो इसमें हम डैश डैश लगाते हैं, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन है। उसके बाद 23 एमसीक्यूज में हमारे पास है लेट आर इज फंक्शन ऑफ यू। जब यू की बात होगी आपको पता है फिर आप डैश नहीं लगेगी, डॉट लगेगा डेरिवेटिव के नोटेशन के तौर पे। आर यू इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व विद द पैरामीटर यू देन के इज कॉल्ड, यानी फिर कर्वेचर हमारे पास क्या होगा वो आप लोगों ने जुबानी याद रखना है कि अगर फंक्शन ऑफ यू है तो फिर आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट मैग्नीट्यूड ओवर आर डॉट मैग्नीट्यूड पावर क्यूब। तो हमारे पास ऑप्शन ए है उसके लिए। इसी तरह से हमारे पास आर जो है पोजीशन वेक्टर बट इन फंक्शन ऑफ यू इज इक्वेशन ऑफ द कर्व विद पैरामीटर ऑफ यू देन आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश, इनके आंसर फिर हमारे पास किसके इक्वल आएंगे। तो हमारे पास इनके आंसर ये पड़े हुए हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट ओवर एस डॉट स्केयर। तो एस डॉट या आर डॉट आपको पता है सेम ही होता है, यहाँ पे आर डॉट भी लगा लेंगे तो तब भी वही आंसर है, एस डॉट लगा लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 24 है। फिर उसको देख लें 24 को कि अगर आर यू है तो हमारे पास इनके जो डॉट प्रोडक्ट है उनका आंसर हमारे पास डैश डैश डेरिवेटिव्स का आर फर्स्ट डैश डेरिवेटिव सेकंड और ट्रिपल उसका आप फर्स्ट सेकंड ओवर एस डॉट 6 आ जाएगा। अब 25 में अगर आज आर इज द फंक्शन ऑफ यू इज इक्वेशन ऑफ द कर्व विद द पैरामीटर देन द टॉर्शन, फिर हमारे पास टॉर्शन का आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये आर डॉट है आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट, इसी तरह दूसरा ऑप्शन है आर डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट ओवर आर वेक्टर क्रॉस आर डैश वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है इसी में कि टा की जो वैल्यूज है वो डॉट डबल डॉट ट्रिपल डॉट फिर डॉट क्रॉस ट्रिपल डॉट, और यही हमारे पास सही ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास ये पैरामीटर u है और u का आंसर जो है वो डॉट में ही इस तरह आएगा। उसके बाद 20 नंबर 6 जो एमसीक्यूज है, एक कर्व इज स्ट्रेट लाइन, ये थ्योरम है हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट। कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी अगर उसका जो कर्वेचर है वो 0 होगा। कर्वेचर 0 होने का मतलब है कि कोई रोटेशन नहीं हो रही है और हमारे पास स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो इसलिए उसने कह दिया कि कर्व स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर जो है वो 0 होगा। द कर्व इज ए प्लेन, अब वही कर्व जो है वो प्लेन कब होगी, इफ इट्स टॉर्शन इज 0, अगर उसका टॉर्शन 0 होगा। तो ये दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस के साथ। यानी अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो लाजमी तौर पे कर्वेचर 0 होगा, और इस तरह हमारे पास कर्व जो है वो प्लेन है तो फिर टॉर्शन हमारे पास लाजमी तौर पे 0 होगा। फिर हमारे पास
28 MCQs आ गया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कर्व टू बी ए प्लेन कर्व। कहते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है प्लेन कर्व के लिए वो हमारे पास क्या है कि आर डॉट आर डबल डॉट ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू 0 हो, या वो 0 ना हो, या बोथ ए एंड बी हो। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास ये है कि आर डॉट डबल डॉट और ट्रिपल डॉट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका आंसर लाजमी तौर पे यू आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कर्व है वो प्लेन कर्व बन जाए तो फिर इसका आंसर लाजमी तौर पे 0 होना चाहिए। 29 MCQs ये है कि ये हमारे पास क्वेश्चन भी है, बहरहाल उसकी स्टेटमेंट हमने याद रखनी है। इफ द टेंजेंट एंड द बाइनॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ ए कर्व मेक्स एंगल थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली, यानी टेंजेंट जो है वो एंगल जो है एक खास डायरेक्शन के साथ थीटा बनाती है और दूसरी बाइनॉर्मल जो वो फाई बनाती है विद ए फिक्स्ड डायरेक्शन, देन साइन थीटा डी थीटा ओवर साइन फाई डी फाई इज इक्वल टू, और फॉर कर्वेचर के से मुराद कर्वेचर है और टा से मुराद टॉर्शन है। तो इनमें से अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये रही कि इनमें से कौन सी ऑप्शंस हमारी हो सकती है, माइनस के ओवर टा, माइनस टा ओवर के ओवर टा, और डी ऑप्शन टा ओवर के। तो हमारे पास ये सबसे पहली ऑप्शन है, याद रखिएगा, माइनस के ओवर टा। 30 MCQs ये है, द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट एनी पॉइंट पी, ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है किसी पॉइंट पे हैज, अब वो कितने 2 कंटेक्ट रखती है, 3 रखती है, 1 रखती है, 4, वो हमारे पास MCQs हैं, ऑप्शंस हैं, हैज पॉइंट कंटेक्ट विद द कर्व एट पी। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है हैज एट एनी पॉइंट पी हैज 3 पॉइंट कंटेक्ट विद द कर्व पी, तो वो 3 पॉइंट कंटेक्ट रखती है। ऑस्कुलेटिंग पॉइंट के लिए 3 पॉइंट से वो द आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल। अब प्रिंसिपल नॉर्मल की आर्क रेट रोटेशन जो है उसको हम क्या कहेंगे, कर्वेचर कहेंगे, स्क्यू कर्वेचर कहेंगे, या टॉर्शन कहेंगे, या रेडियस ऑफ टॉर्शन कहेंगे। तो याद रखिएगा ये हमारे पास ऑप्शन जो है आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल, आर्क रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल, ये डेफिनेशन है हमारे पास स्क्यू कर्वेचर की। फिर हमारे पास आ जाता है 32 MCQs, लेट P be any point on the space curve, the circle having 3 points contact with the given space curve at P is called। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है ऑस्कुलेटिंग सर्कल की। तो ऑस्कुलेटिंग सर्कल की हमारे पास ये डेफिनेशन, लेट P be any point on the space curve, the circle having 3 point contact with the given space curve। अगर 3 point contact है तो उस सर्कल का नाम पड़ेगा ऑस्कुलेटिंग सर्कल। उसके बाद हमारे पास 33 MCQs आ गया, द रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसी तरह सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आ गया 35 MCQs कि सर्कल ऑफ द कर्वेचर एंड द कर्व हैव द सेम एट पी लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। अब सर्कल ऑफ कर्वेचर और कर्व हैव द सेम टेंजेंट एट पी, तो वो एक ही टेंजेंट रखती है लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड द कर्व, सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड द कर्व हैव द सेम टेंजेंट एट पी लाइंग इन द ऑस्कुलेटिंग प्लेन। 36 हमारे पास ये है, इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज कांस्टेंट। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कांस्टेंट है फॉर ए कर्व सी, देन फिर हमारे पास ये रिजल्ट है, ये देखिएगा, ये थ्योरम्स हैं, उसकी स्टेटमेंट्स अब लिखी हुई हैं सारी कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट्स आते हैं। द टेंजेंट टू द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज पैरेलल टू द बाइनॉर्मल एट ए पॉइंट P to C। अब लोकस आपको पता है कि वो आपके जो पॉइंट्स होते हैं, आप उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कर्व बनाते हैं उसको आप लोकस कहते हैं। तो टेंजेंट टू द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज पैरेलल टू द बाइनॉर्मल एट ए पॉइंट P to C। एक रिजल्ट ये है कि अगर आपका रेडियस ऑफ
कर्वेचर 0 हो रहा है। दूसरा रिजल्ट आपका भी ये है, द कर्वेचर ऑफ द लोकस C1 इज द सेम एज द कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्वेचर C, यानी दोनों कर्वेचर जो है, कर्वेचर ऑफ द लोकस C1 वो उतना ही होगा जितना कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्वेचर का कर्व का है, गिवन कर्व। तो K1 इज इक्वल टू K। और तीसरा ये है हमारे पास कि टोर्शन ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर वेरीज इनवर्सली। अब जो टोर्शन है वो इनवर्सली होगा एज द टोर्शन ऑफ द गिवन कर्व के, यानी कर्वेचर दोनों के सेम होंगे लेकिन टोर्शन दोनों के रेसिप्रोकल में होंगे, यानी टोर्शन ऑफ द लोकस ऑफ कर्वेचर इनवर्सली एज द टोर्शन ऑफ द गिवन कर्व। तो K1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/τ। तो ये हमारे पास सारे रिजल्ट ही ट्रू हैं। ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं, ये ऑल ऑफ द अबव है, ये सारे ही ट्रू ऑप्शंस हैं। दोबारा से इस एमसीक्यूज को फिर पढ़ लें कि इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज कांस्टेंट फॉर ए कर्व C, देन द टेंजेंट टू द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज पैरेलल टू द बाइनॉर्मल एट ए पॉइंट P टू C। पहला ऑप्शन ये भी सही है। दूसरा हमारे पास है कर्वेचर ऑफ द लोकस C1 इज द सेम एज द कर्वेचर ऑफ द गिवन कर्व, तो ये भी सही है। K1 इज इक्वल टू, और टोर्शन ऑफ द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर वेरीज इनवर्सली एज द टोर्शन ऑफ द गिवन कर्व, K1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोर्शन, ऑल ऑफ द अबव। ये सब स्टेटमेंट्स थी हमारे पास थ्योरम्स की, तो ये हमारे पास सब की सब ही ट्रू है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज आ गया 37 द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये याद रखिएगा, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है C इज इक्वल टू R प्लस रो N। तो ये हमारे पास उसकी इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास 38 एमसीक्यूज आ गया, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। तो अभी हमने वो बात की जो कि ये C जो है वो हमारे पास R इज रो, वेयर रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रो से मुराद हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इट्स डायरेक्शन, और उसकी जो डायरेक्शन है, इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द, आगे ऑप्शन है हमारे पास टू द पॉइंट P, ये इसकी डायरेक्शन जो है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वो अलोंग टेंजेंट है, प्रिंसिपल नॉर्मल है, बाई नॉर्मल है, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल है। फिर हमारे पास 39 एमसीक्यूज है, प्रिंसिपल नॉर्मल्स एट कंसेक्टिव पॉइंट्स। ये बड़ा एक मशहूर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, लेकिन बहरहाल उसकी जस्ट स्टेटमेंट आप लोगों ने याद रखनी है। प्रिंसिपल नॉर्मल्स एट कंसेक्टिव पॉइंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट। तो वो प्रिंसिपल्स जो नॉर्मल्स हम ड्रा करते हैं किसी भी कर्व में, वो जो हमारे पास हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती, अनलेस कि आपका टॉर्शन जो है वो 0 ना हो जाए, अनलेस टा इज इक्वल टू 0। प्रिंसिपल नॉर्मल्स एट कंसेक्टिव पॉइंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट unless टा इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास 40 एमसीक्यूज ये है, इफ M1, M2 एंड M3 आर द मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिट्स वेक्टर्स T कैप, N कैप एंड B कैप, यानी M1 क्या है, मूवमेंट है अबाउट द ओरिजिन अलोंग T कैप, M2 है अलोंग N कैप और M3 है B कैप, localized in the tangent principal normal and the binormal। then कहता है फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, M1 डैश जो है वो इज इक्वल टू है K M2, M2 डैश इज इक्वल टू B कैप माइनस K M1 प्लस टा M3, और M3 डैश जो है वो माइनस N माइनस टा M2 है, या ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों रिजल्ट ही बिल्कुल सही हैं और सेटिस्फाइड है। आप इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, यानी हमारे पास ये अगर प्रूफ करना हो तो बड़े आसान तरीके से ये हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट की हमारे पास डेफिनेशन ये होती है, R क्रॉस एक दफा T कैप करें, उसको आप M1 रख लें, फिर आप M2 रखें, R क्रॉस फिर हमारे पास N कैप है, और इसी तरह आप M3 रख लें R क्रॉस B कैप। ये तीन रख लिए, फिर आप इनके डेरिवेटिव लें,
इनका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें और जहां सीरट फ्री नेट फार्मूले हैं वो अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये तीनों रिजल्ट बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएंगे। फिर से सुन लें, आपने करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है। आपने M1 को डेफिनेशन मूवमेंट की होती है आर जरब वो फोर्स जो है अलोंग टेंजेंट, वो हमारे पास टी कैप। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब डेरिवेटिव लेंगे लेट्स सपोज आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आप आर डैश फिर टी कैप एज इट रखेंगे प्रोडक्ट फार्मूला प्लस फिर आर एज इट और टी का आप डेरिवेटिव लेंगे। अब आप इसकी वैल्यूज जो है वो आप पुट कर लेंगे, यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, के एन आ जाएगा। तो ये आप जब के एन लगाएंगे तो हमारे पास वो वैल्यूज जो है वो M2 की रिपीट हो जाएगी, यानी M2 आपने क्या रखा हुआ है, आर क्रैश एन रखा हुआ है, यानी के एन लगाएंगे, यानी यहां पे आप वैल्यूज अगर आप सेट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यूज आर डैश से मुराद क्या होता है, टी कैप होता है। अब टी कैप क्रॉस टी कैप ये आ गया प्लस ये आ गया आर क्रॉस और इसकी वैल्यूज होती है के एन कैप। अब यूनिट वेक्टर्स एक जैसे वेक्टर जोन के बीच में क्रॉस हो तो ये तो हो गया जीरो हमारे पास वेक्टर सारा, तो ये जीरो आ गया तो पीछे आंसर क्या बचेगा, के आपका कांस्टेंट आ गया और आर क्रॉस एन, और आर क्रॉस एन आप देख लें यहां से किसके इक्वल रखा हुआ है, आपने M2 के इक्वल रखा हुआ है, तो यहां से इसलिए हमारी वैल्यूज आ जाएगी के M2। इसी तरह आप M2 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये वैल्यूज प्रोड्यूस हो जाएगी और M3 का लेंगे डेरिवेटिव तो ये वैल्यूज होगी। तो जस्ट आप डेरिवेटिव्स लें, उनकी वैल्यूज को अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज बड़ी आसानी से सेटिस्फाई हो जाएंगी, कोई मसला नहीं आएगा। अब 41 में हमने क्या करना है, 41 MCQ फॉर एनी कर्व, ये आपने मेमोराइज रखने हैं। रिजल्ट्स जो हैं ये थ्योरम्स है हमारे पास बड़े बड़े प्रूफ के लिए, लेकिन आपने जस्ट इनके मेमोराइज रिजल्ट रखने। फॉर एनी कर्व टी कैप डैश, टी कैप डबल डैश और ट्रिपल डैश, ये डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं। जाहिर है इसकी वैल्यूज जो होती है वो आर डबल डेरिवेटिव के इक्वल है, ये ट्रिपल डेरिवेटिव की, इसकी फोर्थ डेरिवेटिव के इक्वल होती है। कहते हैं इनका जो आंसर है वो क्या होगा, तो ये आंसर होगा, ये होगा या दोनों होंगे या कोई भी नहीं होगा। तो देखें ये और ये एक ही चीज है, जस्ट क्या करना है आपने के स्क्वायर से डिवाइड करना है और फिर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये K5 बन जाएगा और ये कोशेंट रूल बन जाएगा। आप कोशेंट रूल को जरा करके तो देखें, अप्लाई करके देखें, आप देखेंगे तो यही हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन दोबारा आ जाएगा। तो ये एक दोनों एक ही चीजें हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो बोथ A एंड B पे जाएगी। यानी फिर से सुन ले मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने इससे ये बनाना है तो बड़ा सिंपल है कि क्या करें, के स्क्वायर से डिवाइड कर दें और के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, K5 बन जाएगा, ये आ जाएगा और ये कोशेंट जो फार्मूला वो बन जाएगा, यानी D/DS। और आपको पता है डिनोमिनेटर में K पड़ा हुआ है तो इधर भी K आएगा, तो ये टोर्शन का डेरिवेटिव लिया जा रहा है तो टोर्शन इधर आ जाएगा। तो ये एक ही चीजें हैं, कोशेंट रूल लगाया, तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन है इसके लिए वो बोथ A एंड B है। और इसी तरह ये तो हमने टी कैप की बात की थी, अब B कैप में अगर ये आ जाए तो फिर वो रिजल्ट हमारे पास किस तरह का बनेगा, वो हमारे पास ऑप्शन ये रहे कि वो रिजल्ट किस तरह का आ सकता है। वो है कि टी है और टा क्यूब है, टा के डेरिवेटिव माइनस के टा डेरिवेटिव, और ये भी वही चीज है, एक ही चीज है, यानी टा स्क्वायर से आपने डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, तो ये दोनों एक जैसे ही आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारे पास C ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद 43 पे चले जाएं, दिस स्फीयर विच पासिस थ्रू, स्फीयर जो पास होता है हमारे पास थ्रो 4 पॉइंट्स ऑन ए कर्व एट P इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। ऑस्कुलेटिंग स्फीयर की डेफिनेशन ये है कि वो 4 पॉइंट से पास होता है एट P ऑन द कर्व, तो इसलिए हमारे पास MCQs में ऑप्शन जो है वो 4 आएगा। स्फीयर विच पासिस थ्रू 4 पॉइंट्स ऑन द कर्व एट P इज कॉल्ड ऑस्कुलेटिंग स्फीयर एट P ऑन द कर्व, तो वो 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास डेफिनेशन है ऑस्कुलेटिंग स्फीयर की। उसके बाद 44 हमारे पास MCQs आ जाता है कि विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है। द सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, पहली ऑप्शन। द रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर,
तीसरे ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही सही हैं, तो यही आंसर है आपका। इनमें ये दोनों स्टेटमेंट्स ही ऑस्कुलेटिंग स्फीयर के बारे में बिल्कुल सही पड़ी हुई हैं, तो ये उसकी दोनों ही प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हमारे पास आ गया 44 एमसीक्यूज। अब 45 एमसीक्यूज पे चलते हैं। लेट R इज इक्वल टू आर यू बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमने इसके क्वेश्चन भी किए हुए हैं। लेट R इज इक्वल टू आर यू बी द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड f फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है इक्वेशन ऑफ सरफेस है। देन विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कहता है फिर कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होगी। साथ में उसने हमें हिंट दे दिया वेयर u नॉट इज इक्वल टू u द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द सरफेस, यानी जो u नॉट है ये वो पॉइंट है जहां पे आपकी इंटरसेक्शन होती है कर्व की और सरफेस की। तो आगे हमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। नंबर ए, अगर एफ डैश, यानी अब एफ डैश से क्या मुराद है, ये आपकी सरफेस पड़ी हुई है, जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा यू नॉट पे और वो 0 ना आए, देन द कर्व एंड द सरफेस हैव सिंपल इंटरसेक्शन। अगर वो पहला डेरिवेटिव ही 0 नहीं आ रहा तो आप फौरन कह दें कर्व और सरफेस जो है वो हैव सिंपल इंटरसेक्शन। सिंपल इंटरसेक्शन रखती है। सिंपल इंटरसेक्शन मींस इंटरसेक्शन एट ए पॉइंट, तो वो आपकी इंटरसेक्शन एट ए पॉइंट हो रही होती है। दूसरा हमें वो बी ऑप्शन में कह रहा है इफ द डेरिवेटिव ऑफ द सरफेस एट पॉइंट यू नॉट इज इक्वल टू 0 बट द सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पहला डेरिवेटिव तो 0 आ गया, जब पहला ही 0 नहीं आया तो हमने फौरन कह दिया था कि जो कर्व और हमारे पास सरफेस है वो सिंपल इंटरसेक्शन रखते हैं। लेकिन अगर पहला डेरिवेटिव आपका 0 नहीं आया लेकिन दूसरा 0, पहला 0 आ गया डेरिवेटिव लेकिन दूसरा 0 नहीं आया, तो फिर आप कहेंगे कर्व एंड द सरफेस हैव 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो ये हमारे पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट रखते हैं। अब दोबारा से फिर देखिएगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं आया तो हमने कहा कि 1 इंटरसेक्शन पॉइंट है। जब डबल डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमने फौरन कह दिया हमारे पास 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, कर्व का और सरफेस का। इसी तरह सी ऑप्शन में कह रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया, सेकंड आ गया, n-n तक 0 आते गए, लेकिन nth डेरिवेटिव u नॉट पे 0 नहीं आया। अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो कर्व और सरफेस है वो इंटरसेक्शन हैविंग n पॉइंट्स इंटरसेक्शन, n पॉइंट्स पे जाके, बहुत सारे n पॉइंट्स है जहां जहां पे वो इंटरसेक्ट होते हैं जाके। तो हमारे पास ये सारी ऑप्शंस एक ही ऑप्शंस दी हुई हैं, यानी डिफरेंट, यानी एक आपका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 आ गया तो आप फौरन कह देंगे कि सिंपल है, और अगर आपका सेकंड आया तो फिर 2 पॉइंट कंटेक्ट। अगर nth डेरिवेटिव 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि इंटरसेक्शन n पॉइंट्स पे हो रही है। तो इसका मतलब ऑल अबव द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सारी स्टेटमेंट्स ही क्या हैं, ट्रू हैं। तो ये आप लोगों ने इसको याद भी रखना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज ये है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कर्वेचर इज कांस्टेंट, अगर रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इज कांस्टेंट है देन कर्व्स इधर लाइज ऑन अ, तो फिर कर्व्स हमारे पास लाइज कहां करेगी, इधर लाइज ऑन अ और हैज ए कांस्टेंट। तो पहले हमारे पास ये है कि अब दो हमने मतलब ये खाली जगह छोड़ी हुई है कि दोनों में क्या होगा, देन कर्व्स इधर लाइज ऑन और हैज ए कांस्टेंट। तो हमारे पास सही ऑप्शन है द कर्व इधर लाइज ऑन अ स्फीयर और हैज ए कांस्टेंट कर्वेचर। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, इनमें से ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हमने आज 46 एमसीक्यूज किए हैं। होप सो कि आप लोगों को ये समझ आई होगी कि ये हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसके एमसीक्यूज कर रहे हैं, आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इसके जो थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी मसला हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।